हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीएसआईआर की, जो एग्जाम जून में होने वाला है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर सीरीज, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, जो कि यूनिट 3 है सीएसआईआर के सिलेबस में। और हम स्टार्ट करेंगे उसमें ट्रांसक्रिप्शन से, और ट्रांसक्रिप्शन में भी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से। तो अगर हम सीएसआईआर के सिलेबस को थोड़ा ब्रीफली देखें तो सिलेबस कुछ इस तरह से है, जो कि यूनिट थर्ड है। सिलेबस इस तरह से: यूनिट थर्ड इज फंडामेंटल प्रोसेस, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, और इसको थोड़ा सा और डिटेल देखें तो स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। एंजाइम इन्वॉल्व, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, रेप्लिकेशन ओरिजिन क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, फिडेलिटी ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स क्या होते हैं, डीएनए डैमेज कितने तरीके का होता है, कैसा होता है, एंड उनकी मैकेनिज्म क्या है उसको रिपेयर करने की, वो, एंड होमोलोगस एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। ये भी इसमें इसके ये पोर्शन में देखने को आपको मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पर जो ये जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिव पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रोसेस पढ़नी है। जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली पढ़नी है। लाइक यूकैरियोटिक की अलग पढ़नी है, प्रोकैरियोटिक की अलग पढ़नी है। दोनों की जो मशीनरी है रेप्लिकेशन की, चाहे रिपेयर की, चाहे रिकॉम्बिनेशन की, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन इसी तरह से बना के रखते हैं कंफ्यूज करने के लिए। कुछ पोर्शन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का रख सकते हैं, और कुछ पोर्शन उसी में मिला करके प्रोकैरियोटिक का रख देते हैं, और एक कंफ्यूज क्वेश्चन थोड़ा सा बना के वो रखते हैं। उसके बाद जो सेकंड, जो बी पोर्शन है, इसमें आपका बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन आएगा, जो कि आरएनए सिंथेसिस एंड उसकी प्रोसेसिंग। आरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, बैक्टीरिया में इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, यूकैरियोट में इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, वो सारी मैकेनिज्म हम देखेंगे वन बाय वन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मशीनरी क्या है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है, कैसे वो लीड करता है आगे ट्रांसक्रिप्शन को। देन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, रिप्रेसर क्या होते हैं, वो कैसे ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करते हैं। आरएनए पॉलीमरेजेस क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया में कितने टाइप के हैं, एंड वो यूकैरियोटिक में कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं। देन कैपिंग क्या है। कैपिंग यहाँ पे इन्होंने सिलेबस में आरएनए पॉलीमरेज एंड इलोंगेशन के बीच में रखी है। इसका मतलब ये है कि जो कैपिंग होती है, कैपिंग जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, थोड़ा सा आरएनए बना, इलोंगेशन फेज से पहले ही वहां पर कैपिंग वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो आकर के बाइंड कर जाती हैं, और कैपिंग ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और जो बाकी प्रोसेसेस हैं, जैसे आरएनए एडिटिंग हो गई, स्प्लाइसिंग हो गई, पॉलीएडेनाइलेशन हो गया, अदर मॉडिफिकेशंस हो गए, वो सारे के सारे मॉडिफिकेशंस आरएनए के सिंथेसिस के बाद में होते हैं। इसलिए इन मॉडिफिकेशंस को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोला जाता है। इवन कैपिंग इज ऑल्सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, बट ये ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होता है। ऐसा नहीं कि आरएनए एक बार कंप्लीट सिंथेसाइज होगा और फिर जाकर के कैपिंग होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन थर्ड पोर्शन इस सिलेबस का है प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, बैक्टीरिया में किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, किस टाइप के राइबोसोम होते हैं, कितने टाइप के टीआरएनए होते हैं, कितने टाइप के एंजाइम होते हैं टीआरएनए को चार्ज करने के लिए, एंड जब प्रोटीन बन जाती है तो उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है। प्रोसेसिंग से बैक्टीरिया से बहुत क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एक क्वेश्चन है, दो तीन बार पूछा गया है। जैसे जो फॉर्माइल मेथियोनिन होता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड जो बैक्टीरिया में, उसकी उसको प्रोटीन सिंथेसिस के बाद हटाया जाता है पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस में। वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तीन बार पूछा गया क्वेश्चन, वो भी पार्ट सी में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। देन सिमिलरली यूकैरियोटिक के केस में कैसे ट्रांसलेशन होता है, कितने टाइप के टीआरएनए होते हैं, अमाइनो एसाइलेशन क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन इसमें पढ़ेंगे। देन
अब जो लास्ट पोर्शन है दैट इज कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। तो हम इसमें पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे इन केस ऑफ बैक्टीरिया जिसमें लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, गैलेक्टोस ओपेरॉन, अरेबिनोस ओपेरॉन। इसके साथ में ये तो हो गया जैसे अगर हम लैक ओपेरॉन की बात करें सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल की, तो वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रहेगा। लेकिन जो उसका रेगुलेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ डायरेक्टली ट्रांसलेशनल लेवल पर भी अफेक्ट करता है। तो हम ये चीजें देखेंगे कैसे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ट्रांसलेशनल लेवल पर जो रेगुलेशन है जीन का वो कैसे होता है। देन उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स या अदर फैक्टर्स कैसे उसको रेगुलेट करते हैं, ये सारी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमें एक बेसिक डिफरेंस ये देखना है कि यूकैरियोटिक जीनोम और प्रोकैरियोटिक जीनोम में बेसिक डिफरेंस क्या है। On the basis of difference between eukaryotic genome and prokaryotic genome, यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं, मतलब जो प्रोसेसेस में डिफरेंसेस आते हैं वो जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर आते हैं। और जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, उसके बेसिस पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, ये यूकैरियोटिक डीएनए है और इसको देखें कि ये डीएनए हिस्टोन के साथ मिलकर के रैप होकर के ये बनाएगा आपका न्यूक्लियोसोम। जैसे हिस्टोन पर रैप डीएनए है और ये रैप डीएनए जब कई सारे ऐसे बनेंगे तो ये बनाएंगे न्यूक्लियोसोम। एक कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर होती है, ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है। देन फर्दर ये कंडेंस होगी और ये कंडेंस होकर के क्रोमेटिन का क्रोमेटिन फॉर्म करेगी। फर्दर मतलब एक क्रोमेटिन तो है ही है ये, फर्दर इसका कंडेंसेशन होगा एंड फाइनली एक स्ट्रक्चर अचीव करेगी ये, जा करके इसको बोलेंगे हम क्रोमोसोम। तो अगर हम यहाँ देखें कि ये है हमारा डीएनए और जब ये कंडेंस होकर के किस तरह से क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें ट्रांसक्रिप्शन किस किस फॉर्म में करना है, या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में। डीएनए को हमें ओपन करना है तो हमें इस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें ये जो कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम उसको ओपन करना होगा, और ओपन करने में बहुत सारी प्रोटीन्स लगेंगी, फैक्टर्स लगेंगे। वो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बैक्टीरियल जीनोम से इसको अलग बनाती है, इसलिए यहाँ पे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात करें यहाँ पर तो इट इज जस्ट क्वाइट सिंपल। अगर हम ये देखें कि ये है सर्कुलर प्लाज्मिड, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लूप बनाएगा, सुपर कॉइल्ड होगा, सुपर कॉइल्ड होकर के इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएगा और ऐसे बना रह सकता है। ठीक है, फोल्ड हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा फोल्ड नहीं होगा जितना यूकैरियोटिक जीनोम फोल्ड होता है। अगर हम जीन लेवल की बात करें, अभी हमने जीनोम देखा, अगर हम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत डिफरेंस है। लाइक अगर हम यहाँ देखें, ये हमने लैक ओपेरॉन का एग्जांपल लिया है और लैक ओपेरॉन में हमें पता है कि 3 जीन होते हैं जनरली, लैक जेड, लैक बाई, लैक ए। ये तीनों जीन एक सिंगल यूनिट से रेगुलेट होते हैं। ये ऑपरेटर है, ये प्रमोटर है। इस सिंगल यूनिट से ही तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन एक साथ में होगा और इससे जो बनने वाला एमआरएनए होगा इसको हम पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये जो जीन है वो एक ओपेरॉन के फॉर्म में है। ओपेरॉन का मतलब है कि मोर देन वन जीन आर रेगुलेटेड बाई सिंगल रेगुलेटरी सब यूनिट या सिंगल रेगुलेटरी यूनिट्स। तो इससे ये रेगुलेट होंगे। तो बैक्टीरिया के जो जीन होते हैं बेसिकली वो इस तरह से रहेंगे, ओपेरॉन के फॉर्म में रहेंगे। कोई भी इनमें इंटरजेनिक सीक्वेंस या इंट्रॉन्स नहीं होते हैं और ये कंटिन्यूस इनका जैसे जीन देखेंगे तो कंटिन्यूस जीन होते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ये यूकैरियोटिक का एक जीन है। और अगर हम इसको देखें कि यहाँ देखें, ये है, ये इसका कैट बॉक्स है, ये टाटा बॉक्स है, ये प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन में ये दोनों टाटा बॉक्स कैट बॉक्स है। उसके ऊपर एनहांसर है,
इसके इधर पीछे इस साइड में इधर भी आंसर है। और ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो कि सिंगल जीन की है, उसमें भी देखो ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन और ये एक्सॉन, ये इतना सा ही पोर्शन सिर्फ कोडिंग रीजन है। बाकी रीजन कैसा है, नॉन कोडिंग रीजन है, इसको इंट्रॉन्स बोलते हैं। और यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ देखें, ये 3 प्राइम यूटीआर आएगा और ये 5 प्राइम यूटीआर है। जब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए या आरएनए बनेगा, उसमें ये 5 प्राइम यूटीआर, ये 3 प्राइम यूटीआर, यूटीआर का मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन। तो 5 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम यूटीआर जो कि सिर्फ ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे, खुद ट्रांसलेट नहीं होंगे। ये इसको रेगुलेटरी यूनिट भी बोल सकते हैं ट्रांसलेशन की। तो एक जीन जो कि यूकैरियोटिक का यहाँ पे है, अगर हम इसके जो कोडिंग रीजन देखें तो बहुत कम है, और यहाँ पर नॉन कोडिंग रीजन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे जो जीन है, पहले तो एक सिंगल जीन है, ऐसे ऐसे एमआरएनए को हम मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बोलते हैं। एंड ये जीन इसकी कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स जीन है, प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में ये एक कॉम्प्लेक्स जीन है। तो अब यहाँ पर बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि ये एक ही रेगुलेटरी सब यूनिट से रेगुलेट हो रहे हैं, और यहाँ पर इतनी सारी रेगुलेटरी सब यूनिट्स आएंगी, रेगुलेटरी यूनिट्स हैं, टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स। जब हम प्रमोटर देखेंगे, प्रमोटर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जीसी बॉक्स, कैट बॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रमोटर होते हैं। किसी में टाटा बॉक्स नहीं होता, किसी में कैट बॉक्स नहीं होता है, किसी में जीसी बॉक्स होता है। तो अब इन सीक्वेंस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बाइंड करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन को रेगुलेट करती है। ये चीज हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। देन अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, कि अगर हम और देखें इसको डिटेल में थोड़ा सा, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। और यहाँ देखो, ये डीएनए है, और यहाँ ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। देन जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यहाँ पर एमआरएनए बना, और एमआरएनए बनने के बाद यहाँ पर जैसे छोटा सा एमआरएनए बनता है, कैपिंग शुरू हो जाती है, कैपिंग हो जाएगी। और जैसे कैपिंग होगी, कैपिंग होने के बाद अब यहाँ पर राइबोसोम इसके साथ आकर के बाइंड होना शुरू हो गए। तो जो बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, उसके साथ साथ में ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी जुड़ी हुई है। दैट मीन्स वी कैन से ट्रांसलेशन इज कपल्ड विद ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एमआरएनए की प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। लोकेशन की बात करेंगे तो ये यहाँ पे जो मैकेनिज्म है या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, वो साइटोसोल में ही हो रही है। तो ये सिंपल है कि यहाँ पर कोई एमआरएनए की प्रोसेसिंग नहीं है, क्योंकि एमआरएनए में कोई ऐसे सीक्वेंस नहीं है, इंट्रॉन्स नहीं है जिनको हटाना पड़े बाद में। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ जो प्रोसेस है, वो मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन की, वो साइटोप्लाज्म में ही हो रही है। लेकिन यहीं पर ये यूकैरियोटिक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। और यहाँ देखो, ये डीएनए, और डीएनए से अब किसी पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमें पता है कि इस जीन में बहुत सारे इंट्रॉन्स होंगे, उनको हटाया जाएगा, एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ा जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग प्रोसेस। अब स्प्लाइसिंग होगी, वैसे ही मेच्योर एमआरएनए होगा। जैसे ये देख रहे हैं, ये लूप बने, ये इंट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे निकल जाएंगे। अब एक्सॉन एक साथ में जुड़ेंगे, और ये अब एक्सॉन जुड़ने के बाद ये मैच्योर एमआरएनए है, अब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइटोसोल में, और साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट करने के बाद वहां पर राइबोसोम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अब इसी वजह से यहाँ पर ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स पता चल रही, दिख रही है, इसकी वजह से यहाँ पर फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, वो हमें अलग अलग इसमें पढ़ने पड़ेंगे। और थोड़ा सा देखें, जैसे इसमें इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, 2000 आरएनए पॉलीमरेज। बेसिकली अगर हम आरएनए की बात करें तो जनरली 3 टाइप के आरएनए हम पढ़ते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। बाकी आरएनए बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम जो जनरली पढ़ते हैं वो 3 टाइप के पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम, जो मेजर कंपोनेंट है, वो आरएनए पॉलीमरेज है। वो पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक में सिर्फ सिंगल पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, कोई डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज नहीं होंगे। ठीक है।
और ये 4 से 5 यूनिट और एक सिग्मा सब यूनिट के साथ में रहता है। होलो एंजाइम की अगर बात करेंगे 4 से 5 यूनिट का रहेगा और इसके साथ में सिग्मा सब यूनिट जुड़ी रहेगी। सिग्मा सब यूनिट का काम होता है कि वो उस एंजाइम को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करें, एंजाइम मीन्स आरएनए पॉलीमरेज को, कि आपको किस जीन को ट्रांसक्राइब करना है और किस जीन को नहीं करना है। तो जीन स्पेसिफिक जो स्पेसिफिसिटी आएगी वो किससे आती है? सिग्मा फैक्टर से। बाकी आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड कर सकता है लेकिन ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता है विदाउट सिग्मा फैक्टर, क्योंकि उसको नहीं पता है कि ये कौन सा जीन हमको कौन से जीन को ट्रांसक्राइब करना है। ये बताएगा कौन? सिग्मा फैक्टर। ये इसको बताने का काम सिग्मा फैक्टर का है। ठीक, कोर एंजाइम कंटेन्स 5 सबयूनिट, साइज अराउंड 400 kDa, सिंथेसाइज पॉलीसिस्टोनिक आरएनए। ठीक, देन अगर हम वहीं पर यूकैरियोटिक पॉलीमरेज की बात करें तो देयर आर 5 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज अकर्स इन यूकैरियोट्स, लाइक आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5। 1 2 3 जो पॉलीमरेजेस हैं वो बेसिकली आपको एनिमल्स में देखने को मिलेंगे। अगर और अगर हम थोड़े से देखें तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ हैं ये आपको प्लांट में देखने को मिलते हैं। और ये प्लांट में जो स्मॉल आरएनए होते हैं जैसे एमआई आरएनए हो गए, माइक्रो आरएनए, और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए दैट इज आल्सो नोन एज एसआई आरएनए, उनको ट्रांसक्राइब करने का या उनके जीन को ट्रांसक्राइब करने का काम किसका है? आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5th। दे कंटेन मोर देन 10 सब यूनिट, साइज अराउंड 500 kDa, मोर देन 500 kDa भी हो सकता है, एंड सिंथेसाइज ओनली मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। यहाँ पर हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होते हैं या मोनोसिस्टोनिक आरएनए क्या होते हैं। तो यहाँ पर मोनोसिस्टोनिक आरएनए की सिंथेसिस होती है। थोड़ा सा अगर और डिटेल देखें यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की तो थोड़ा सा देखें, ये लॉर्डेस का फिगर है। जो हमारा डीएनए है वो किस तरह से कॉम्पैक्ट रहता है, कंडेंस रहता है क्रोमेटिन के फॉर्म में। फिर हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है किसी पर्टिकुलर जीन का, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में पूरा डीएनए को ट्रांसक्राइब करने की कभी जरूरत नहीं होती है। जिस जीन को हमें ट्रांसक्राइब करना है हमें सिर्फ उतना ही पोर्शन ओपन करना है, पूरा क्रोमोसोम को ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस कंडेंस क्रोमेटिन को ओपन करना है, और ओपन करने के लिए यहाँ पर एंजाइम्स की जरूरत होगी, फैक्टर्स की जरूरत होगी, और उन एंजाइम के पास में एक्टिविटी होती है या फैक्टर्स के पास में एक्टिविटी होती है मेथिलेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ये 3 एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो जीनोम को बहुत रेगुलेट करती है। देन उसके बाद सोमाइलेशन, यूबिक्विटिनाइलेशन, यूबिक्विटिनेशन प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए। तो यहाँ पर जो बेसिक जो प्रोसेस है उसमें मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो अब हमें इस कंडेंस क्रोमेटिन को ओपन करना है जिसमें मेजर रोल प्ले करेगा एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्रोमेटिन ओपन होगी इस तरह से, जैसे ही ओपन होगी प्रमोटर रीजन ओपन होगा। अब अदर फैक्टर्स आके बाइंड कर जाएंगे जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन, जिनको जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलते हैं, वो आकर के बाइंड करेंगे। और जैसे वो बाइंड करेंगे अब कुछ फैक्टर्स आरएनए पॉलीमरेज के साथ में आएंगे और उसको आकर के प्रोमोटर रीजन पर बाइंड कराते हैं। अब यहीं पर देखो इसमें कुछ चीजें दिख रही है, एक मीडिएटर प्रोटीन है और इधर क्या है, एक्टिवेटर्स है। ये मीडिएटर प्रोटीन, एक्टिवेटर्स, ये सारे मिलकर के आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से बहुत जल्दी रिलीज ना हो। ठीक है, ये कोऑपरेटिवली इंटरेक्ट करते हैं, ये मीडिएटर का काम है इन सब के साथ मिलकर के आरएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाना, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाना। बस, तो बाकी और जो चीजें हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, और इसके साथ में हम वो भी पढ़ेंगे जो टेक्निक्स होती हैं इसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसक्रिप्शन को कैसे एनालाइज करना है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन को कैसे एनालाइज करते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को कैसे एनालाइज करना है,
डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन कैसे देखना है, वो सारी चीजें हम साथ के साथ में ही पढ़ेंगे इसमें। तब तक के लिए थैंक यू।